रूस और यूक्रेन के बीच आज पांचवी बार एक बार फिर से बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच ये बातचीत वर्चुअल तरीके से होगी। इससे पहले दोनों के बीच 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है और ये खबर यूक्रेनी मीडिया के हवाले से मिल रही है, यानी कि 5वें दौर की बातचीत आज हो सकती है। और युद्ध का इसी के साथ साथ आज 26वां दिन भी हो चला है, लेकिन युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर खासतौर पर जो आम नागरिक रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 4 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। दुनिया पर परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर एवैक्यूएशन ड्रिल शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। और खबर है कि पुतिन के ये कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। पुतिन के भी इसमें शामिल होने का दावा किया गया। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को हमले के लिए अलर्ट कर चुके हैं और बेलारूस के साथ मिलकर रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास कर अपने तेवर दिखा चुका है, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि इस अभ्यास में रूस ने परमाणु हथियार को ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी थी। और इस बार तो परमाणु युद्ध का आशंका इसलिए गहरा गई क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने की ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया। और परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारियों से संकेत उस वक्त मिलने लगे थे जब उनसे पोलैंड बॉर्डर के पास बसे यूक्रेन के शहरों में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू किया, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर से परमाणु हथियार लेकर हमले के लिए उड़ान भर सकती है। और यही नहीं, इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं और इनके करीब आधे हथियार अकेले रूस के पास ही मौजूद हैं। 25 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने फिर अपने सुखोई फाइटर जेट Su-35 का इस्तेमाल तेज कर दिया और इसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें रूस का ये घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन के एक इलाके पर बम बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। रूस की एयरफोर्स ने दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपने लड़ाकू विमानों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये सभी फाइटर जेट अपने मिशन को अंजाम देकर सही सलामत लौट आए। एक दूसरे वीडियो में भी रूस के बेड़े में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के किस इलाके में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कहा कि अगर जंग नहीं थमी तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। तो बड़ी बात यहां पर की है ज़ेलेंस्की ने, जहां पर आपको बता दें कि बातचीत फेल हुई तो विश्व युद्ध हो सकता है, ये उनकी ओर से कहा गया है। हालांकि वो तैयार है, उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत के लिए यूक्रेन बिल्कुल तैयार है। परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज कर दिया और परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожена крупная база. एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो-फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था। मारिउपोल शहर में हुई रूस की भारी बमबारी से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए और उन्होंने इन हमलों को आतंकी वारदात करार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और पूरा शहर काले धुएं के गुब्बार में ढका दिखाई दिया। वहीं बम धमाकों की वजह से एक 12 मंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आईं। रूसी बमबारी की वजह से शहर की ये बर्बादी ज़ेलेंस्की को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसकी तुलना आतंकी हमलों से कर दी। Відповідальність за воєнні злочини. Зробити таке
з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який वहीं कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने मारियुपोल के एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसकी वजह से शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर तहस नहस हो गया था। यूक्रेन का आरोप है कि थिएटर में बच्चों के होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी सेना ने वहां हमला किया था। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिकों ने मारियुपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। और इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने की फिराक में है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यूक्रेन के नागरिकों ने उससे शरण देने की गुहार लगाई थी। और रूस ने यह भी दलील दी कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूसी सेना की बमबारी से राजधानी कीव का एक इलाका थर्रा उठा। वहां पर रूस की मिसाइलों ने फिर रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। वहां से आई एक तस्वीर में एक ऊंची इमारत की कई मंजिलों से धुआं उठता दिखाई दिया। मिसाइल हमले की वजह से वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। यहाँ तक कि 10 मंजिला उस बिल्डिंग की कई दीवारें टूटकर जमीन पर आ गिरी। इतना ही नहीं, नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां इस हमले में जल गईं, तो कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग वहां पर पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कीव के मेयर विताली क्लिस्को भी हमले वाली जगह पर नजर आए, जो अपने मोबाइल कैमरे में बर्बादी का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मिसाइल हमले में इमारत के सामने हुए एक बड़े गड्ढे को दिखाया और फिर रूसी हमले का डटकर मुकाबला करने की बात कही। और यूक्रेन में जिस तरह कीव के लड़ाके अपने शहर की हिफाजत कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि रूस कीव को कभी भी जीत नहीं पाएगा। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город. कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है और रूस की इस नई रणनीति को मैक्सर टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं।
पेंटागन के मुताबिक फिलहाल रूसी सेना बोरोदेंका के जंगल में बिखर गई है और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं तो वो दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सेना की एक खुफिया टीम चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडरों को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक जंग में शामिल रूस के करीब 20 जनरलों में से 5 मारे जा चुके हैं। पर कब्जे की कोशिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। खबर है कि वो पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुतिन को शक था कि उनके पर्सनल स्टाफ का कोई शख्स ही जहर देकर उनकी हत्या ना कर दे। ये बातें तब से उठने लगी जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन की हत्या को ही एक लौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। There will be forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. इतना ही नहीं, लिंडजी ग्रैहम ने तो पुतिन की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर तक से कर डाली थी, जिसके बाद इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया कि पुतिन अपना पर्सनल स्टाफ बदल सकते हैं और बताया जा रहा है कि ऐसा वो पिछले महीने फरवरी में भी कर चुके हैं। जिन लोगों को उन्होंने अपनी नौकरी से निकाला उनमें उनका सुरक्षाकर्मी और निजी सचिव भी शामिल है। खबर तो यहां तक है कि उन्होंने अपने कपड़े धोने वाले और खाना बनाने वाले कर्मचारी तक को बदल दिया और वो इस तरह अपने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से अब तक निकाल चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी होने के बाद यूक्रेन की फौज ने दुश्मन पर पलटवार किया। यूक्रेन के सुमाय, निकोलेव, खार्किव, लीव और कीव समेत कुछ शहरों में सायरन बज गया, जिसके बाद रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज तैयार दिखी। एक जगह पर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के 2 ट्रकों पर बमबारी कर दी, जिसमें वो तबाह हो गए। इसका वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इसी तरह यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भी यूक्रेन ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने रूसी फौज की 2 लड़ाकू गाड़ियों में आग लगा दी, जिनसे बाद में भयानक धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना यही नहीं रुकी, उसने अपने सैनिकों की जांबाजी का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन के फौजी दुश्मन से लोहा लेते नजर आए। रूसी सेना को वो कहीं हथियारों के दम पर निशाना बनाते दिखे तो कहीं बमबारी करके और कहीं दुश्मन को अपने घर में घेर कर उन्होंने धूल चटाने की कोशिश की। और यूक्रेन के मारिउपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की ओर से मारिउपोल में भीषण बमबारी की जा रही है और इस बीच युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। वहां पर जारी जंग में रूस की नौसेना की डिप्टी कमांडर की मौत हो गई है। यूक्रेन की ओर से अब तक रूस के 5 जनरल की मौत का दावा किया जा चुका है। रूस के 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे के रंग से मिलता जुलता सूट पहनना चर्चा का विषय बन गया, जिस पर उन लोगों ने अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सफाई भी पेश की, जिसके लिए धरती पर बैठे लोगों को करीब 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वो इस बात का जवाब अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचने के बाद दे पाए। उन्होंने इस पर साफ किया कि ये महज एक इत्तेफाक है और इस सूट से यूक्रेन का कोई संबंध नहीं। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूस की तरफ से कोई अंतरिक्ष में पहुंचा है। वो ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले कजाकिस्तान के बाइकोनूर में मौजूद अपने देश की लॉन्च सुविधा से अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की थी, जहां पहुंचने के बाद वो 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मनी के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री के साथ शामिल हो गए। उधर यूक्रेन पर होते ताबड़तोड़ रूसी हमलों के खिलाफ वहां के कई लोगों ने हथियार उठा लिए। इस लिस्ट में एक नाम वहां के रॉक स्टार एंड्री का भी जुड़ गया है। उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अपने देश की सेना के साथ देने का ऐलान किया है और गिटार छोड़कर बंदूक उठा ली, जिसके बाद इंटरनेट पर उनका सेना की वर्दी में गाना गाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। एंड्री ने बताया कि उन्होंने ये फैसला कीव की दर्दनाक स्थिति को देखकर लिया। यहाँ तक कि 42 साल के इस कलाकार ने अपने देश के लिए कई कॉन्सर्ट तक रद्द कर दिए। उन्हें मार्च महीने में 25 दिनों के अंदर 4 देशों में 10 कॉन्सर्ट करने थे, मगर उन्होंने कीव के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए।
और यूक्रेन में 26 दिनों से जारी जंग परमाणु युद्ध की ओर लगातार बढ़ती दिख रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में आ गई है, क्योंकि एक और पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया है, तो दूसरी ओर उन्हें सुरक्षा के लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। और माना जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने को चुनौती के तौर पर अब ले लिया है। और यही वजह है कि इस जंग के जीतने के लिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने को तैयार दिखने लगे हैं। वहीं रूसी हमलों में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन में 115 बच्चों की मौत हो गई, जिनसे चारों तरफ मातम छा गया। कुछ जगहों पर तो बच्चों की मौत से उनके घर वाले एकदम टूट गए और फिर ना वो कुछ कह पाए ना सुन पाए। इन हमलों में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस की जनता से भी सवाल किया। Нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок। यूक्रेन में रूसी हमले से हुई बच्चों की मौत का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। यूक्रेन पर कब्जे की जंग के बीच कई शहरों में मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम तेज हो गया। रूस ने यूक्रेन के कुछ शहरों पर बीते 2 दिनों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें एक खार्किव भी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मलबे की शक्ल ले चुकी एक सरकारी इमारत ने तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। ऐसे में वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे वहां से मलबा हटाया ताकि वहां पहले की तरह सफाई हो जाए और अगर उसके नीचे कोई फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। इसी तरह कुछ खौफनाक तस्वीरें निकोलेर शहर से भी सामने आईं, जहां रूस के मिसाइल हमले की चपेट में यूक्रेन के कुछ नौसैनिक आ गए। उस हमले में वहां ऐसी तबाही मची कि इमारत तो ढह गई, साथ ही उसमें मौजूद यूक्रेन के फौजियों की जान भी खतरे में पड़ गई, जिन्हें बचाने के लिए उनकी तलाश तेज कर दी गई। कहीं मलबे से यूक्रेन के 9 सैनिकों के शव मिले तो कहीं उनसे जुड़े दस्तावेज, जिनकी मदद से यूक्रेन के उन सैनिकों की पहचान की गई। आशंका जताई गई कि रूस के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और रूस की सेना पर मारिउपोल में एक स्कूल पर बम गिराने का आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था, जिसमें करीब 400 लोग रह रहे थे। रूस के हमले में इस स्कूल के पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। और इससे पहले रूसी सेना ने मारिउपोल में एक थिएटर पर बम भी गिराए थे। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर बमबारी के बीच मारिउपोल से करीब 4500 नागरिकों को अगवा करने का आरोप भी लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ही देश में मौजूद रूस का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन देश विरोधी किसी भी विचारधारा को कतई सहन नहीं करेगा और इसलिए वो राजनीतिक पार्टियां जो रूस की दमनकारी विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस फैसले की वजह से यूक्रेन की 11 राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता वहां की सुरक्षा परिषद ने रद्द कर दी। Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. इसके साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर शांति की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। समझौते किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन बात जब जान पर बनाए तो फैसला और कड़ा हो जाता है। उधर जंग की आग में झुलसते यूक्रेन के समर्थन में अब दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई देशों में लोग हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर युद्ध को रोकने की मांग करते नजर आए, जिनमें न्यूयॉर्क के लोग भी शामिल थे। वहां सैकड़ों लोगों ने मदर्स मार्च नाम की एक रैली निकाली, जिसमें कुछ लोगों ने यूक्रेन का झंडा लहराया तो कई उसे खुद पर लपेटकर रूस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने जंग के लिए रूस के साथ ही नेटो को भी जिम्मेदार ठहराया। एक पोस्टर पर तो साफ लिखा दिखा, रूस और नेटो यूक्रेन के साथ खेल खेलना बंद कर दो। इसके अलावा वहां बच्चों के मारे जाने के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। Today is our children, tomorrow it could be anybody else, and we should care what's happening there. रूस के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी दिखाई दिया। वहां एक तो चौराहे पर इतनी भीड़ जमा हुई, लोगों को गिनना मुश्किल हो गया। वहां मौजूद कई लोग रूस को इस युद्ध के लिए कोसते नजर आए, तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। यूक्रेन की सलामती के लिए दुआएं मांगते इन लोगों ने वहां के एक बड़े से झंडे को लेकर रूस के खिलाफ घंटों तक प्रदर्शन किया।
और रूस के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ अमेरिका या ग्रीस में ही नहीं बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी नजर आया। वहां तो यूक्रेन के समर्थन में लोग बीते 25 दिनों से जुट रहे हैं। यानी जितने दिनों से युद्ध जारी है उतने दिनों से उनका प्रदर्शन भी और हजारों की तादाद में जुटे लोगों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया। बताया गया कि यूक्रेन के रहने वाले इन लोगों का मानना है कि वो जितने ज्यादा होंगे रूस पर दबाव बनाने में उन्हें उतनी ही आसानी होगी। Moins en moins de monde, malheureusement, par rapport à il y a 3 semaines. Donc j'ai peur que les gens s'habituent entre guillemets à la guerre et que वहां जुटे लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा इस कदर था कि कुछ तो पोस्टर में पुतिन को हिटलर बताते दिखे और कुछ ने तो अपने पालतू जानवरों को यूक्रेन के रंग के पट्टे तक पहना दिए। वहां यूक्रेन के समर्थन में इतनी भीड़ जुटी कि सारा इलाका यूक्रेन के झंडों से भर गया। और रूस ने यूक्रेन के एक टैंक को अपने हवाई हमले में तबाह करने का दावा किया है। सबूत के तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया जिसमें आसमान से एक मिसाइल टैंक पर गिरती हुई दिखाई दी। जैसे ही मिसाइल टैंक पर गिरी जोरदार धमाका हुआ और टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया और दावा किया गया है कि रूसी लड़ाकू विमान ने आसमान में इस टैंक को टारगेट पर लिया और फिर ध्वस्त कर दिया। मिसाइल गिरने के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किसी शहर में इस टैंक को तबाह किया इसकी जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने विपक्ष पर खरीद फरोख्त के जरिए अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप तो लगाया ही, साथ ही अपनी पार्टी के बागी सांसदों से भी सरकार बचाने के लिए अपना साथ देने की अपील की। क्योंकि खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इमरान की तहरीक इंसाफ की पार्टी के 24 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। यही नहीं, अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को देखते हुए उन्होंने खुद को ईमानदार नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश भी शुरू कर दी और साफ कर दिया कि सरकार बचाने के लिए वो खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत को। खबर है कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही अटकलें लगी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाना करीब तय हो चुका है, क्योंकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा ने इमरान के इस्तीफा देने के लिए कह दिया है और इसके लिए उन्हें वहां होने वाली इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक खत्म होने तक का वक्त दिया गया है। और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि OIC की बैठक के बाद इस्तीफा नहीं देने पर पाकिस्तानी सेना इमरान खान को बर्खास्त कर सकती है। ये बैठक इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को होनी है। और यही नहीं, सूत्रों का दावा यह भी है कि इमरान खान की ओर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेना को मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लीव शहर में लोग रूसी सेना से मुकाबले के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सेशन का इंतजाम किया गया जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक ट्रेनर हथियार पकड़ने और चलाने की ट्रेनिंग देता दिखाई दिया। स्कूल के अंदर पूरा हॉल खचाखच भरा दिखा। अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों ने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली। So our program is designed for the people who have zero experience and even for the people who never held a gun in their hands. 4 घंटे तक चले ट्रेनिंग सेशन में कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी बंदूक को अपने हाथों में थामा और दुश्मन को जवाब देने की तरकीब सीखी। ट्रेनिंग खासकर उन लोगों को दी गई जिन्होंने पहले कभी बंदूक को ना तो छुआ था और ना ही चलाया था। यही नहीं, इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसे इलाज दिया जा सके। 25 दिन से जारी जंग में रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार बम बरसा रही है, इसलिए वहां के नागरिक भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर एक्शन में आ गए हैं। और रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल R-27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर भी बाकायदा सामने आई है जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि ये रूस ने ये मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी और बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ। रूस से जारी जंग के बीच पोलैंड से कई यूक्रेन के शरणार्थी अपने देश लौटे। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के पास मुल्क वापस जाने के लिए लंबी कतार दिखाई दी।
और इसी की एक तस्वीर शेमिशल शहर से सामने आई, जिसमें सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। यूक्रेन में रूसी हमले के खतरे को भुलाकर लोग अपने बच्चों के साथ स्टेशन पहुंचे। वो बस किसी तरह से वापस अपने देश यूक्रेन जाना चाहते थे। यूक्रेन के सुमय शहर के रहने वाले एक बुजुर्ग ने जब अपने देश छोड़ने की घटना को याद किया तो उनकी आंखें भर आईं। वो भी यूक्रेन जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। भले ही कई शरणार्थी पोलैंड से वापसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी यूक्रेन नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं वो रूसी हमले की चपेट में ना आ जाएं। रूस से जारी भीषण जंग के बीच भले ही ये लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से अभी भी